समस्त विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट की एक कहानी है, परीक्षा कहानी। ये मुंशी प्रेमचंद जो कि कहानी और उपन्यास सम्राट हैं, उनके द्वारा लिखित है। इस कहानी को अपन पढ़ेंगे आज और इस कहानी का आनंद लेंगे। केंद्रीय भाव पढ़ते हैं पहले। प्रस्तुत कहानी देवगढ़ रियासत के दीवान पद के उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया से संबंधित है। देवगढ़ के दीवान सुजान सिंह स्वयं पद मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए वे नए दीवान की नियुक्ति विषयक विज्ञप्ति को प्रकाशित कराते हैं। इस विज्ञप्ति में योग्यता विषयक शर्तों में कर्तव्यबोध ही विचारणीय था। अनेक आवेदक इस पद हेतु आवेदन करते हैं। इनकी जीवन शैली और इनकी कर्तव्य परायणता का परीक्षण 1 महीने तक चलता है। सब अपने अपने कौशल और आचार व्यवहार को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न करते हैं। एक दिन हॉकी मैच का आयोजन होता है। सब थक जाते हैं। तभी शाम के घिरते अंधेरे में एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। सभी खिलाड़ी इस दृश्य को नज़रअंदाज कर जाते हैं, किंतु उनमें से एक खिलाड़ी गाड़ीवान की सहायता के लिए तत्पर हो जाता है। इसी व्यक्ति का दीवान पद पर चयन होता है। गाड़ीवान के रूप में स्वयं सुजान सिंह थे। कहानी के चरित्रों में दीवान सुजान सिंह और पंडित जानकीनाथ का ही चरित्र उभर कर आता है। महाराज की पार की दृष्टि और पंडित जानकीनाथ का मानवीय आचरण दोनों चरित्रों को महत्वपूर्ण बनाने वाले गुण हैं और इस चयन हेतु उन्होंने व्यक्ति के साहस, आत्मबल और उदारता जैसे गुणों को ही मानदंड माना है। राज्य व्यवस्था का संचालन करता इन गुणों से परिपूर्ण होकर ही राज्य के गरीबों के दुख के प्रति दयावान होकर अपने दृढ़ संकल्प से उसको दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। कहानी का स्वर आदर्शवादी है। व्यक्ति आचरण में निहित पर दुख कतरता सहयोग भावना और सेवा परायणता जैसे गुणों को भी कहानी में उभारा गया है। कहानी का दृश्य विधान जीवंत है, भाषा सरल और सुबोध है। चलिए कहानी को देखते हैं। कहानी का पहला भाग जो देखिए, पहले लिखा है, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की यानी महाराज की सेवा 40 वर्ष तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, मतलब अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। सारी ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। सारी ज़िंदगी जो ईमानदारी से कार्य किया वो सब बेकार हो जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें वे वर्तमान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को, मंदाग्नि माने जिनका पाचन ठीक ना हो, है ना, जिनको कब्ज रहता हो, सीधी सी बात। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। अब आगे बताया गया, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है।
सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम रोया करते थे। सनद बने डिग्री, जिसको डिग्री कहते हैं। एक प्रमाण पत्र मिलता है मार्कशीट के अलावा, उसको सनद बोलते हैं उर्दू में। सनद के नाम रोया करते थे। यहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। रंगीन एमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे, ये एमामे, ये सब प्रकार के कोटों की बात हो रही है, ब्लेजर्स की बात हो रही है, शेरवानियों की बात हो रही है। कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। आगे देखिए क्या बताते हैं। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ, मतलब किसी भी उम्मीदवार का नाम रख दिया, मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे अपने घर में, मतलब अपने घर में, अपने जहाँ वो रहते थे वहाँ की बात हो रही है कि मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा काल का दर्शन करते हैं, मतलब सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। पहले 9 बजे उठा करते थे अपने घर पे, लेकिन यहाँ उम्मीदवारी की चयन की बाध्यता के कारण वो आजकल उषा काल का दर्शन करते हैं बगीचे में टहलते हुए। मिस्टर सा, दा और जा से उनके घरों पर नौकरों के नाक में दम था। मिस्टर सा, मिस्टर दा, मिस्टर जा से उनके घरों में नौकरों के नाक में दम था। घरों पर नौकरों के नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल, जो घर में नौकरों को परेशान करते थे, ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत होने का भय रहता है। मतलब मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर, मिस्टर का जो नास्तिक थे, उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को भी पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, मैंने किताब पढ़ते ही नहीं थे, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। परंतु वे आजकल बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। शर्मा जी घड़ी रात से ही, मानो बहुत आधी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। आगे, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ, कौन बूढ़ा जौहरी, कौन, वही सरदार सुजान सिंह, आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में, बगला मतलब जो दिखावटी और आडंबर वाला मनुष्य होता है उसको बगला कहा है, कि दिखावा कुछ और कर रहा है, अंदर कुछ और है, बगुला। तो बगुलों में हंस कहाँ छुपा है? हंस सत्य होता है, सच्चा जो इंसान होगा वही हंस है, बाकी सब तो दिखावा कर रहे हैं, इसलिए वो बगुले हैं, इसलिए उन्हें यहाँ बगुला कहा। कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए, कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। गेंद किसी
दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह, यानी कार्यालय के जो सहायक होते ना, वृत्त, उसकी तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। दावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। इस लहर को इस तरह से रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटके एक नाला था। उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। पथिकों को यानी राह चलने वालों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति ना थी। खिलाड़ियों ने भी उसको बंद आंखों से देखा, उनमें सहानुभूति भी ना थी उस किसान के प्रति कि बेचारे को मदद की जाए। उनमें स्वार्थ था, मद था, यानी स्वार्थ भी था, घमंड भी था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी ना था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। रुक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। कौन बोला ये? किसान के भेष में सुजान सिंह। हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा थी। वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। गाड़ी नाले के ऊपर पहुंच गई। अब होता क्या है देखिए। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। आगे युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को भाप गया। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ।
चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे, रंग आते थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। फैसला सुनने नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे। ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ आत्मबल। वह हृदय जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। मतलब कर्मचारी और रईसों की आंखों में तो सत्कार था, लेकिन इन उम्मीदवारों की आंखों में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस और आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है, उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। इस तरह से ये कहानी थी प्रेमचंद की परीक्षा कक्षा 10वीं की। धन्यवाद 10वीं के विद्यार्थियों, देखिएगा आप सभी।